नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा। और आज हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए, ये दिसंबर 2020 के कुछ क्वेश्चंस हैं BECC 131 के। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से टॉपिक से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने। तो देखिए, 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका PPC से बना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है, जो कि हम कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में ही हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आई थिंक ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। लेकिन क्योंकि हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में जो बनी थी उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्लियरिटी नहीं थी ज़्यादा, तो इसको हम दोबारा से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम देख लेंगे इसको फिर से, इस क्वेश्चन को। नहीं तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनता है, ऑन विच पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी डायग्राम डज प्रोडक्शन टेक प्लेस व्हेन रिसोर्स आर अंडर यूटिलाइज्ड। ठीक है, जब रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं तो कहाँ पे कौन सा डायग्राम बनता है। एक्सप्लेन यूजिंग अ डायग्राम, डायग्राम बना के बताना है। ये भी हमने किया था, ठीक है, बट फिर भी हम, चलो इसको कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेंगे एक बार। व्हाट कुड ब्रिंग अ शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसमें शिफ्ट क्यों आता है। तो ये 20 मार्क्स का अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाई चांस मान लीजिए कि अगर पीपीसी पे कर्व पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीपीसी कर्व। तो इवन डीयू के एग्जाम्स में भी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनका पीपीसी कर्व पूछा जाता है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आप इसको प्रिपेयर कर लें अच्छे से। पीपीसी कर्व के बारे में पूरा पूरा आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है क्या, कि अभी जो हमने रिसेंट में जो टॉपिक किया था, कौन सा, इक्विलिब्रियम वाला, उससे क्वेश्चन बना है ये। देखिए, Q इज इक्वल टू U माइनस VP। अब Q क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है, P क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी है, एंड U एंड V जो है वो कांस्टेंट नंबर्स है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम वाला जो हमने क्वेश्चन किया था अभी जस्ट, प्राइस इक्विलिब्रियम वाला कमोडिटी का, बस वही वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, मतलब सेम UVWX की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है दोनों को। QD इज इक्वल टू QS के इक्वल रखिए, बस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जैसे कि हमने वीडियो में कुछ क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे। पहले हम और क्वेश्चन देखते हैं कि अभी जो जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है उससे और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये अभी हमने नहीं किया है। इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन विल अ रैशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस। ठीक है, तो रैशनल प्रोड्यूसर जो होगा वो कौन से स्टेज में प्रोड्यूस करेगा। तो आई थिंक ये वाला टॉपिक अभी हमारा नहीं हुआ, आइसो पॉइंट ये वाला भी नहीं हुआ है अभी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा हो चुका है, यानी कि जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला जो पढ़ा है टॉपिक, उसमें से आप इसमें लिख सकते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व क्या होता है, और ये अपना जो शेप होता है कैसे चेंज करता है। ठीक है, सप्लाई कर्व जो है इलास्टिक कैसे बनता है, ये जो है ये आप लिख सकते हैं। तो ये देख लिए 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आ गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं ना, बहुत ही जल्द अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी खत्म करेंगे। ठीक है, तो उससे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन, फिर से ये 7th क्वेश्चन आ गया। कौन सा है, व्हाट इज मेंट बाय डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो हमने डिमांड वाला जो चैप्टर पढ़ा है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो चैप्टर पढ़ा है पूरा, यानी कि डिमांड वाले का दोनों पार्ट ए और बी अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नोट्स बनाइए उसके। अभी ये तो इंडिफरेंस कर्व वाला है, ये हमने अभी नहीं किया है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं, मतलब ये टॉपिक्स अभी हमने नहीं पढ़े। उसके बाद हमारा आता है क्या, पब्लिक गुड और मेरिट गुड। ये वाला भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही पढ़ लिया था कि पब्लिक गुड और मेरिट गुड क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को एनालाइज करिए, देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने हैं, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, हाँ, तो अभी जितना हमने भी पढ़ा है उसमें से 3-4 क्वेश्चंस देखिए इस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन यहीं पे बन गए। देखिए, तो उसमें क्या था, अभी हमें शॉर्ट नोट लिखना था कौन से पे, पब्लिक गुड पे। तो पब्लिक गुड क्या होता है, देखिए
when it is not possible to restrict the availability of product to selected individual, यानी कि किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं किसी एक या दो इंडिविजुअल तक, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, दे आर टर्म्ड एज पब्लिक गुड और सोशल गुड्स, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, सोशल गुड्स। तो हो सकता है पब्लिक गुड की जगह आपको सोशल गुड लिख के दे दे और आपको कहे कि ठीक है इस पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे कि जो गुड्स कैन नॉट बी सो प्राइज्ड एज टू डिप्राइव सम पर्सन फ्रॉम यूजिंग इट, यानी कि जिसपे हम क्या कर सकते हैं, पैसे नहीं ले सकते हैं किसी से, जैसे कि रोड है, रोड क्या है, पब्लिक गुड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है, वो क्या है, पब्लिक गुड है, दैट्स व्हाई इट इज इंडिविजिबल, ठीक है, इंडिविजिबल। डिफेंस सर्विस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ पब्लिक सर्विस। डिफेंस सर्विस क्या है, पब्लिक सर्विस है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। प्राइवेट का उल्टा हो जाएगा पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट का उल्टा हो जाएगा पब्लिक। प्राइवेट क्या है, जो आपका है आप अलाउ करेंगे तभी कोई यूज कर सकता है, नहीं तो कोई यूज नहीं कर सकता है। पब्लिक क्या है, पब्लिक पे क्या होता है, सबका अधिकार होता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता कि आप ये चीज यूज नहीं कर सकते या ये आपकी नहीं है, तो वो पब्लिक गुड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन ये सब क्या है, पब्लिक गुड्स है। रेलवे क्या है, पब्लिक गुड है, सब लोग उसे यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन अ कंट्री इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन एवरी सिटीजन इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। जब कोई कंट्री क्या होती है, फॉरेन एग्रेशन के खिलाफ प्रोटेक्टेड होती है, तो सारे सिटीजन्स भी उसके खिलाफ होते हैं। तो इसमें आप पब्लिक गुड में काफी कुछ लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल यूज नहीं करता है। अब देखिए प्राइवेट गुड में जो जो चीजें होंगी उसका अपोजिट कर दीजिए, पब्लिक बन जाएगा। देयर आर सर्टेन गुड्स, टर्म गुड्स हेयर इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो whose availability can be restricted। अब इसमें क्या है, अवेलेबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी मना की जा सकती है, रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। इसमें क्या है, कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, देखिए नॉट पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट हो गया। टू सेलेक्टेड इंडिविजुअल, अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक है, सेम लाइन है। नॉट बी रिस्ट्रिक्ट यानी कि हम रोक नहीं सकते हैं कि कुछ ही लोग इसको यूज करेंगे, यहाँ पे पब्लिक गुड में, और यहाँ पे हम रोक सकते हैं कि भाई जिसका है वही यूज करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्रोड्यूसर में बी प्राइस्ड इन द मार्केट एंड ओनली दोज हु पेज प्राइस में अलाउ टू हैव इट, ठीक है। तो कोई प्रोड्यूसर होगा तो वो किसी चीज का प्राइस रखेगा मार्केट में, तो जो उसका प्राइस पे करेगा वो उसे यूज कर सकता है। यानी कि अगर मार्केट से आपको कपड़े खरीदने हैं तो जब आप कपड़े का प्राइस पे कर देंगे तो आप उस कपड़े को घर ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मार्केट से आपको केक खरीदना है तो जब आप उस केक का प्राइस पे कर देंगे तो वो केक आपकी हो जाएगी, आप उसे घर ले जा सकते हैं, तो वो आपका प्राइवेट गुड हो जाएगा। मार्केट से आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, आपने उसके लिए कुछ पे किया है तो वो कार आपकी है, आप उसे घर ले जा सकते हैं, वो कोई और यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो वो हो गया प्राइवेट गुड। लेकिन जिसके लिए आप पे नहीं करते हैं या फिर पे करते भी हैं तो इनडायरेक्टली पे करते हैं, आपको नहीं पता चलता है कि आपने उस पर्टिकुलर गुड के लिए पे किया है, तो वो होता है पब्लिक गुड, लेकिन आप उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग पे करते हैं टैक्स के रूप में, लेकिन कुछ लोग नहीं भी पे करते हैं, फिर भी वो उसको यूज कर रहे हैं। सबको मतलब इक्वालिटी मिली हुई है कि सब बराबर यूज कर सकते हैं, तो हो गया प्राइवेट गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आप पब्लिक और प्राइवेट में अंतर बता सकते हैं दोनों गुड्स के बीच में। उसके बाद आता है आपका मेरिट गुड। Those goods whose consumption is considered highly desirable for member of the society are termed as merit good। अब वो गुड्स होते हैं जिनका जो कंजम्पशन है वो क्या होता है, हाईली डिजायरेबल होता है सोसाइटी के मेंबर्स के लिए, उसको क्या कहा जाता है कि मेरिट गुड कहा जाता है, यानी कि सबके लिए जो बेनिफिशियल हो। अब इम्पोर्टेंट फीचर क्या है मेरिट गुड का, कि कंजम्पशन बेनिफिट फॉर बोथ यूजर और नॉन यूजर, जो इसका यूज करते हैं उसके लिए भी बेनिफिट है, जो इसका यूज नहीं करते हैं उसके लिए भी बेनिफिट है। अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या है, इफ अ पर्सन इज एजुकेटेड एंड हेल्दी, अगर कोई आदमी एजुकेटेड और हेल्दी है, इट इज नॉट ओनली हेल्प्स हिम बट ऑल्सो द सोसाइटी एज अ होल। तो सिर्फ ये उसकी मदद नहीं होती है, पूरे सोसाइटी की हेल्प हो जाती है इससे, अगर कोई एजुकेटेड है तो, ठीक है, पूरे सोसाइटी पे इसका असर पड़ता है, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन देयरफॉर कॉल्ड अ मेरिट गुड्स। तो हेल्थ और एजुकेशन को क्या कहा गया है यहाँ पे, मेरिट गुड और मेरिट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरिट गुड्स हो गए। चलिए
तो आप मैरिड गुड्स में जब भी आएगा शॉर्ट नोट के लिए तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। पार्क भी क्या हो गया, पार्क भी एक मैरिड गुड टाइप है, ठीक है, पार्क भी मैरिड गुड है। तो और क्या क्या मैरिड गुड हो सकते हैं? कंजम्पशन ऑफ मैरिड गुड्स बेनिफिट द सोसाइटी एज रेजेस लेवल। हाँ, मैरिड गुड से मुझे याद आया, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है और एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है, तो उस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इसमें भी आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं आंसर को सर्च करके। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्केयर का मीन्स क्या होता है, कम या अनलिमिटेड और एंड्स, मतलब हमारे जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, काफी कुछ हम चाहते हैं और उसका कोई भी अंत नहीं होता है, ठीक है। वांट्स जो होते हैं हमारे अनलिमिटेड होते हैं और वो बढ़ते ही रहते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट जो वांट्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी भी अलग होती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे ये डिपेंड करता है। हाई ऑर्डर वांट्स जो होते हैं वो सेटिस्फाई करने की जरूरत पहले होती है, यानी कि जो ज्यादा जरूरी है वो काम पहले करें। अगर रिसोर्सेज फिर भी अवेलेबल है तो वो यूज हो सकते हैं लोअर ऑर्डर वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए। यानी कि अगर आपके पास जो पैसे हैं वो सिर्फ 50 रुपए हैं और आपको जरूरत क्या है, 50 रुपए में आपको एक नोटबुक भी खरीदनी है, नोटबुक भी बाई करनी है और उसमें क्या करना है, फिर 50 रुपए में ही आपका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का भी, क्या मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का। तो क्या करेंगे आप, पहले हाई ऑर्डर डिमांड में क्या आ जाएगा, हाई ओवर वांट्स में क्या आ जाएगा, नोटबुक पहले आपको खरीदनी है, वो ज्यादा जरूरी है। अगर उसके बाद पैसे बच गए तो आप आइसक्रीम खा सकते हैं। तो सेम वही सारी चीजें हैं। आपको जब भी लिखना है ना, आप जब भी एग्जाम देंगे तो आप ये समझिए कि जो प्रोफेसर है या जो चेक करेंगे उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता है और वो नहीं जानते हैं कुछ भी, और आपको उनको समझा समझा के बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये जो हमारे हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ना। ये टॉपिक भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ लिया था कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो किस पे और किसके लिए प्रोड्यूस करें, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो इन तीनों टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है। आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है वो हो गया बस, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ भी हो गया। उसके बाद मेन जो क्वेश्चन हम जिसके लिए यहाँ पे आए थे, पीपीसी। पीपीसी क्या होता है, सबसे पहले क्या था हमारा क्वेश्चन था, डिफाइन पीपीसी। तो एन इकोनॉमी हैज टू चूज बिटवीन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अब इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, यानी कि दो कॉम्बिनेशन चुनने पड़ते हैं, 1 एंड 2। दो दो गुड्स हमें चुनने पड़ेंगे और उनका हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि हमें क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि क्वांटिटी 1 मतलब गुड 1 या फिर गुड 2, कौन सा गुड जो है हमें ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। तो हम इसको किससे देखेंगे, पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पीपीसी कर्व की जगह पीटीसी दे दिया यानी कि प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व दे दिया तो भी सेम मीनिंग है, ठीक है। तो पीपीसी कर्व क्या होता है, इन अजम्पशंस पे बनता है, अजम्पशन भी पूछे थे आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारे अजम्पशन आपको लिखने हैं, जैसे कि कंट्री को हैज टू चूज बिटवीन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 गुड्स, सिर्फ ये 2 गुड्स के बीच में बनता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सिर्फ 2 गुड्स के बीच में होता है इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। 3 या फिर 1 गुड में नहीं हो पाएगा। अब जितने भी क्या होते हैं, ऑल प्रोडक्ट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर टेकन एज गिवन, सो द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, नो चेंजेस आर मेड इन देम, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तीसरा क्या है, ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड, जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो फुली एम्प्लॉयड होंगे, इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होगा और अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का, है ना, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। फोर्थ असम्पशन क्या है, असम्पशन यानी कि इनके बिना जो है
जो पीपीसी कर्व की थ्योरी है वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इनके बिना कोई मतलब नहीं है उस थ्योरी का। फोर्थ क्या है, द प्रोडक्टिव रिसोर्स आर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, यानी कि जो प्रोडक्टिव रिसोर्स होंगे वो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होंगे। दे कैन देयरफॉर बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन टू द अदर गुड। Such a shift would reduce the production of first good and increase the production of other good। तो क्या होगा, शिफ्ट आएगा जब पीपीसी में, तो क्या होगा, एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और दूसरे गुड का प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कंसीडर्ड टू बी स्पेसिफिक इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड अलोन एंड अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर। ठीक है, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड अलोन, यानी कि एक गुड के लिए आप कोई भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो स्पेसिफाई नहीं करेंगे एंड इनअप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर। ठीक है, जो कि दूसरे गुड के प्रोडक्शन के लिए सही नहीं हो। ठीक है, वी कंसीडर द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स ओनली इन फिजिकल टर्म। तो हम इनको क्या करेंगे, सिर्फ फिजिकल टर्म में इनको कंसीडर करेंगे। अब ये जो अजम्पशन है, ये सारे अजम्पशंस जो है आपको लिखने हैं। ठीक है, याद करने हैं आपको सारे अजम्पशंस, और एग्जाम में आ सकते हैं आपको पीपीसी के अजम्पशन लिखने के लिए और डिफाइन पीपीसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल दिया है पीपीसी कर्व बना के, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अवेलेबल टू अ कंट्री। अब कुछ बच्चों को क्या है, ये चीज समझ में नहीं आई थी, इनका कॉम्बिनेशन आ गया था। फिर लॉस ऑफ एम फॉर ईच एडिशनल एल प्रोड्यूस, फिर लॉस ऑफ एल फॉर ईच एडिशनल एम प्रोड्यूस। तो ये कैसे निकाला, देखिए एलईडी मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म मान ली है और कंप्यूटर मॉनिटर मांग लिया। अगर एलईडी जो है वो 30 प्रोड्यूस कर रहा है और कंप्यूटर मॉनिटर 0 प्रोड्यूस कर रहा है, तो लॉस ऑफ एम कैसे निकलेगा, लॉस ऑफ एम कैसे निकलेगा, देखिए द डिफरेंस ऑफ एम, यानी कि एम के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 माइनस 25, कितना हो गया 5। डिफरेंस ऑफ एल, ठीक है, अपॉन में डिफरेंस ऑफ एल, डिफरेंस ऑफ एल कितना होगा 0 और 14, 0 माइनस 14 कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे हम, 5/14 क्या हो गया, अब देखिए 0.357 आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए क्या हो गया, ये निकालने के लिए हमने क्या किया, ये वाला निकालने के लिए इनका डिफरेंस यानी कि L2 माइनस L1 अपॉन में M2 माइनस M1, यानी कि इसको हम L1 मान ले, इसको हम L2 मान ले, तो L2 माइनस L1 M1 माइनस M2 इसको निकालने के लिए किया हमने। और जब हमें इसको निकालना होगा तो उल्टा कर देंगे, ऊपर लिखेंगे M2 माइनस M1 और नीचे लिखेंगे L2 माइनस L1। जैसे कि अगर हम इसको उल्टा कर दें, मान लीजिए 14/5 कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2.58 जा 14, 2.8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आपको करना है, इनका डिफरेंस अपॉन में इनका डिफरेंस, तो ये आ गया। ठीक है, यानी कि m का डिफरेंस M2 माइनस M1 अपॉन में L2 माइनस L1 की बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या है, लॉस ऑफ m फॉर ईच एडिशनल प्रोड्यूस्ड L टर्न्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट आता है तो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब उसके बाद आपको पीपीसी कर्व बनाना है। पीपीसी कर्व कैसे बनाना है कि आपको एल और एम दे रखा था, यहाँ पे एलईडीज दे रखे हैं और यहाँ पे नीचे आपको मॉनिटर्स दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे मॉनिटर्स दिए हुए हैं आपको। तो अब एलईडी और मॉनिटर्स की जो भी संख्या होगी उसको निकालने के बाद हम एल और एम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका 30 था एलईडी का और मॉनिटर का लास्ट में 30 था, इसका 30 इसका 0,
एलईडी 30 तो कंप्यूटर 0, कंप्यूटर 30 तो एलईडी 0। ठीक है, तो फिर हमने इसके बाद निकालना स्टार्ट किया इस तरीके से देख के ग्राफ को। 25 और 14 है, तो यहाँ पे अगर 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 25 के साथ 14, 25 के साथ कितना हो जाएगा, ये 25 है तो ये हो जाएगा 14। सॉरी, देखिए तो उसके बाद इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या किया है, ये डी बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये हुआ, देखिए अब क्वांटिटी जो एम मेजर है एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ एल आर मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस। अब रिस्पेक्टिव पेयर बना है एल और एम का, प्लॉटेड किया है ज्वाइन विद ईच अदर टू यील्ड अ कर्व विच इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब पीपीसी कर्व ने क्या किया, सारे कॉम्बिनेशन जो एल और एम के उस ग्राफ पे बताए हैं। ठीक है, देखिए द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, इसी तरीके से आपको भी डिफाइन करना है। अगर आपने ग्राफ बनाया है, जैसे ये वाला ग्राफ आप बनाएंगे, ये वाला पीपीसी कर्व का, तो इसके बाद आपको डिफाइन करना है, ये यहाँ से इस तरीके से आया, ये यहाँ से इस तरीके से, ये यहाँ से इस तरीके से। तो जैसे जैसे क्या है, ये वाला यूनिट बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाला यूनिट कम होता जाएगा। ये वाला यूनिट इतना था तो फिर धीरे धीरे और कम हुआ, फिर और कम हुआ। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे यहाँ से इंक्रीज होगा, एक तरफ इंक्रीज होगा और दूसरी तरफ डिक्रीज होता रहेगा। तो इसको आपको डिफाइन भी करना है, मतलब पूरी तरीके से आपको लिखना भी एक्सप्लेन करके। द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एल और एम रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट आइदर ऑन पीपीसी इन द शेडेड एरिया ऑफ द डायग्राम। ठीक है, तो शेडेड एरिया डायग्राम में आप कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्रोड्यूस एल और एम बोथ, ठीक है, और बोथ जैसे कि कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी आर फीजिबल। फीजिबल यानी कि क्या होगा, इजीली जो मिल जाता है। ठीक है, एज दीज लाई आइदर ऑन पीपीसी और इन शेडेड एरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शेडेड एरिया वाला जो पोर्शन है उसको मतलब देख सकते हैं पीपीसी के लिए। देखिए तो यहीं पे आपका कॉम्बिनेशन जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कंप्यूटर और मॉनिटर का। देखिए बट द कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए इज फिजिबल बट नॉट एफिशिएंट। जब ए का कॉम्बिनेशन होगा तो वो फिजिबल होगा, यानी कि इजी होगा, जैसा किया जा सके वैसा होगा, लेकिन इफिशिएंट नहीं होगा। कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट बाय पॉइंट बी एंड सी आर बोथ फिजिबल एंड एफिशिएंट। जो कॉम्बिनेशन होगा बी और सी का वो क्या होगा, फिजिबल भी होगा और इफिशिएंट भी होगा। बी और सी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके से, ये बी और सी का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ये सी और ये बी, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो फिजिबल होगा और एफिशिएंट भी होगा। ठीक है, पॉइंट ए इज नॉट यूटिलाइजिंग सम ऑफ इट्स प्रोडक्टिव रिसोर्स, लेट देम गो वेस्ट। तो पॉइंट ए जो है वो कुछ जो प्रोडक्टिव रिसोर्स है उसको यूज नहीं कर रही है, उसको वेस्ट कर रही है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, any point beyond PPC which is not shaded area of the diagram show a combination of L and M which the economy cannot produce।
तो जो भी पॉइंट जो है जो शेडेड रीजन में नहीं आ रहा है वो क्या होता है, वो एल और एम का कॉम्बिनेशन है जो कि इकोनॉमी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है। जैसे कि पॉइंट डी जो है रिप्रेजेंट करता है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ 30M एंड 20L। अब पॉइंट डी देखिए, पॉइंट डी कहाँ गया, ये देखिए पॉइंट डी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 30, ठीक है, और 20। यहाँ पे अगर हम इसको बाहर तक लेके जाएं तो क्या होगा, 30-20 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे डी पे, ठीक है। However, when 30M is produced, no resource are left for the production of L। अब मान लीजिए कि 30M अगर हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, यहाँ पे मॉनिटर्स अगर हम 30 प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये L के लिए तो यहाँ पे रिसोर्स ही नहीं बच रहा है, जीरो हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो रिसोर्स है ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, जो हमने बात की थी बी की और सी की, तो बी कितना था, बी था हमारा यहाँ पे 25 के आसपास कुछ, और सी जो होगा हमारा कितना होगा, 25 टू 20 के आस 30 के बीच में। तो बी और सी जो था वो यूज करने वाला था। देखिए जब इसका होगा 24, M24 होगा तो ये 15 होगा, और सिमिलर ऐसा ही कुछ हमें केस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। M24 लग रहा है ये यहाँ से बी वाला पार्ट, और ये सी जो है ये 14 लग रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात किसकी आती है, ये आपने कर दिया, अगर इतना डायग्राम भी बना दिया और डायग्राम को थोड़ा सा लेबल करके उसको उसके बारे में बता दिया कि आप यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं, मतलब सिर्फ ये भी लिख दिया कि ठीक है कि M इतना था और L इतना हो गया, या फिर M इतना था तो L इतना हो गया, ये चीज भी आप लिख सकते हैं, लिख देते हैं अगर, तब भी आपके मार्क्स जो है ठीक हो जाएंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी अगर आ जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इसकी जो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है लेफ्ट राइट से में, लेफ्ट से राइट में, इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। कॉनकेव टू द ओरिजिन, ओरिजिन से कॉनकेव होता है ये, ठीक है, ये दो आपको लिखने हैं। अब क्या पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, तो ठीक है हाँ हो सकता है, अगर हम एमआरटी को कांस्टेंट मतलब मान लेते हैं, ठीक है, तो स्लोप जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। व्हेन द स्लोप इज कांस्टेंट द कर्व मस्ट बी स्ट्रेट, ठीक है। बट व्हेन एमआरटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, जब अगर एमआरटी कांस्टेंट होगा, इट इज कांस्टेंट इफ यू अज्यूम दैट ऑल रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। अब note that typical PP curve taken to be concave curve because it based on more realistic assumption than all resources are not equally efficient to all goods। तो जो टिपिकल पीपीसी कर्व होता है वो क्या होता है, कॉनकेव होता है ओरिजिन से, क्योंकि वो क्या कहता है कि अजम्पशन, वो सारी अजम्पशंस को फॉलो करके चलता है, इसीलिए। ठीक है, अब ठीक है, कई बार हाँ आपके माइंड में आ रहा होगा कि एमआरटी क्या है, तो एमआरटी का मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स और अमाउंट ऑफ अ गुड दैट मस्ट बी फोरगोन टू क्रिएट और अटेन 1 यूनिट ऑफ अनदर गुड। यानी कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे यूनिट्स मिला लेते हैं, ठीक है, और उससे क्या करते हैं, एक यूनिट जो होता है नया गुड बनाते हैं, दूसरा गुड बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने नंबर ऑफ यूनिट गुड y ले लिया, अब दैट विल बी फोरगोन टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड x, तो ये एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ क्या करेगा, गुड x प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यानी कि y गुड जो है वो x में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो एमआरटी का मतलब क्या हो गया, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन द पीपी कर्व, क्या जो प्रोडक्शन है वो क्या सिर्फ पीपीसी कर्व पे ही होती है? तो यस और नो दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। यस क्यों होगा? अगर गिवन रिसोर्स जो होगा पूरी तरह एफिशिएंट होगा और पूरी तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा तो हो सकता है। नो, अगर जो रिसोर्स है वो अंडर यूटिलाइज है, इनएफिशिएंट है, ठीक है, तो या फिर इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है तो क्या होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि क्या है, ऑन पॉइंट एफ दैट मैटर ऑन एनी पॉइंट ऑन पीपी कर्व ए बी द रिसोर्स आर fully and efficiently employed on point u below the curve or any other। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से। देखिए, अगर जैसे ये पीपीसी कर्व है, इसके पॉइंट पे अगर आ रहा है कोई भी गुड पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है तो क्या रिसोर्स फुली इफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है? तो हाँ हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन अब क्या है, अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि रिसोर्स जो है मतलब बॉर्डर पे नहीं आया है तो क्या हो गया, रिसोर्स जो है अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होगा। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आपने ये क्वेश्चन भी है आपका कि अंडर यूटिलाइज रिसोर्स को आप कैसे दिखाएंगे। तो देखिए, अंडर यूटिलाइज रिसोर्स को आपने डायग्राम में कैसे दिखाया, बनाया पीपीसी को, उसके बाद अंदर की तरफ एक पॉइंट बता दिया, ये अंडर यूटिलाइज हो गया। ठीक है, पॉइंट बिलो द पीपी कर्व द रिसोर्स आर आइदर अंडर यूटिलाइज, इनएफिशिएंटली यूटिलाइज और बोथ एनी अदर बिलो द पीपी कर्व thus highlights the problem of unemployment और inefficiency in the economy। तो जो अंडर यूटिलाइज वाला होगा उसमें क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दिखाएगा और इनएफिशिएंट होगा इकोनॉमी में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रोडक्शन टेक प्लेस ऑन द पीपी कर्व तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंडर यूटिलाइज और यूटिलाइज के बारे में। अब क्वेश्चन आपका था, कैन द पीपी कर्व शिफ्ट, क्या जो पीपी कर्व है वो शिफ्ट कर सकता है? हाँ शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा या अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर रिसोर्स इंक्रीज होंगे, मोर लेबर, मोर कैपिटल, मोर गुड, बेटर टेक्नोलॉजी, सारे मोर प्रोडक्शन होंगे ऑफ द बोथ गुड। पीपी कर्व इज बेस्ड ऑन द assumption that resource remain unchanged। तो पीपी जो कर्व है, पीपीसी जो है उस पे बेस्ड करता है किस पे, अजम्पशन पे कि रिसोर्सेज जो है वो अनचेंज रहते हैं, बदलते नहीं है। लेकिन अगर रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है तो अजम्पशन क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग पीपी कर्व है वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, वैलिड नहीं रहेगा। विद इंक्रीज रिसोर्सेज देयर न्यू पीपी कर्व टू द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग पीपी कर्व। तो अब क्या होगा, पुराना पीपी कर्व जो होगा ये वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा, नया पीपी कर्व बनेगा। अब नया जो पीपी कर्व बनेगा तो शिफ्ट तो आएगा ही। ठीक है, अगर ये लेफ्ट भी शिफ्ट हो सकता है अगर रिसोर्स डिक्रीज होते हैं तो। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फॉल इन पॉपुलेशन, रेयर पॉसिबिलिटी लेकिन कभी कभी हो जाता है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक कॉज्ड बाय लार्ज स्केल ऑफ नेचुरल कैलामिटीज और वॉर। यानी कि अगर डिजास्टर आ गया या वॉर हो गई तो ये सारा जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगर बाहर की तरफ शिफ्ट करता है तो क्या हो गया, रिसोर्स इंक्रीज हो गया। अगर पीपी कर्व जो है अंदर की तरफ शिफ्ट करता है तो रिसोर्स डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। तो आई होप आपको जो पीपी है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब क्या सॉल्यूशन है सेंट्रल प्रॉब्लम्स के, तो ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर आगे अगर लिखने के लिए 5-10 लाइन, तो इंट्रो वीडियो में ये सारा जो है वो कराया हुआ है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे फिर से बना देना चाहिए इस पे एक वीडियो, तो ठीक है आप बता सकते हैं, फिर से इस पे दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं, अगर इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।